नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज हम बात कर रहे हैं बगावत के बिगुल की, जो कि अब पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन नेताओं को टिकट मिल गई वो खुश हैं और जिनको नहीं मिली वो संकट में हैं और विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं, तो टिकट वितरण से पहले ही कांग्रेस में नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर विरोध के सुर मुखर कर दिए हैं और कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध भी होने लगा है। अलवर में सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और दावेदारों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए। रामगढ़ में सर्व समाज की बैठक बुलाकर सुखवंत सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाने का विरोध किया गया। झुंझुनू में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी से बागी होकर बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब बबलू के बाद बीजेपी के लिए अब सैनी समाज आफत बन चुका है। दरअसल बीजेपी से एक और बागी चुनावी मैदान में है। टिकट मांग रहे डॉक्टर कमलचंद सैनी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कमलचंद सैनी ने कहा कि सैनी समाज की तरफ सभी वर्ग आशा की नजर से देख रहे हैं। दो नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण बीजेपी हर बार हार रही है और इसलिए हम बगावत के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। 2024 के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद अब उपचुनाव को लेकर के सभी की तैयारी है। वहीं 24 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने का भी ऐलान कमलचंद सैनी ने सैनी मंदिर में हुई समाज की बैठक में किया। वहीं सलूंबर से नरेंद्र मीणा टिकट न मिलने से नाराज है, जहां बीजेपी ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को सिंपति लहर के चलते टिकट दिया, तो यहां टिकट के प्रमुख दावेदार नरेंद्र मीणा ने बगावत कर दी। अब इसके बाद उन्हें मनाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने जयपुर उनको बुलाया। रविवार को नरेंद्र मीणा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो रोते हुए नजर आए। मीणा की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी उन्हें अपने साथ विमान में लेकर जयपुर पहुंचे। सलूंबर में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है, क्योंकि यहां भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने दौसा से प्रत्याशी बनाया, तो पार्टी से टिकट मांग रहे देवी सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। टोंक में अजीब सा मामला सामने आया, जहां अपने पसंदीदा उम्मीदवार विजय बैस्ता को टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता टावर पर चढ़ गए। दूसरी ओर कांग्रेस में टिकटॉक पर मंथन के लिए प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पीसीसी वॉर रूम जयपुर में बुलाई गई। बैठक स्थल के ही विरोध और शक्ति प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया और झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम न्याय मंच ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की है। ऐसे में कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौपतार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और इसी को लेकर के ये बड़ा सवाल है कि क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच ये जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियों में बगावत के हालात क्यों हैं। पार्टी नेता अनुशासनहीनता पर क्यों उतारू हो जाते हैं। दोनों पार्टियां कैसे अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझाएंगी, इस बात को लेकर के ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उस पर तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तुम तो खुद ही हमको कमजोर कर देते हो। आधा तो हमने खून फेंक दिया था, हमारे घरवाली चुनाव नहीं लड़ेगी, हमारे बच्ची चुनाव नहीं लड़ेगी, आधा तो हमारे। अरे तो झूठ बोल रहे, लड़ाओगे जरूर। अरे तुम इस लाख छोड़ते ही नहीं हो, अब हमारी टिकट मत चलो, एक दूसरे की बुराई कर। ये बहुत बारीकी की बात बोल रहा हूँ, तुम इस बात पे गौर करना। सही है ना। कभी मेरा बड़ी खुशी होती, अब पूरे क्षेत्र में प्रस्ताव चला जाता और मेरे अकेले मिल लेते, मेरे से चला जाता। साहब जो एमपी साहब करेंगे, जो फाइनल है। हरियाणा चुनाव के बाद में कांग्रेस बहुत अलर्ट है, बहुत सावधान है, इसलिए उन्होंने क्या हर जगह ऑब्जर्व भेज दिए। मेरे बारे में कहा साहब, ये इन पर भी लोग एक मत नहीं है। कोई
क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, इसलिए ये भी सर्वमान नहीं है वहां पर, इसलिए अपने ऑब्जर्वर भेजो यहाँ से, और जो रिपोर्ट आएगी उसका आधार पर फैसला। तो ये आपने नेताओं के बयान भी सुने हैं। दरअसल वो बार बार कह रहे हैं कि पिछले जो चुनाव रहे हैं उनसे बहुत हद तक सीख उन्होंने ली है, लेकिन इस चुनाव के अंदर परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। कितनी बदलती हैं इस बात को जरा समझने की कोशिश है, क्योंकि एक पार्टी जो कि टिकट का ऐलान कर देती है, अनुशासनात्मक तौर पर पार्टी के अंदर बड़ा संगठन को मजबूत माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे नेता हैं जो कि बगावत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टी वो है जहां पर टिकटों का ऐलान होने से पहले ही अभी से नाराजगी जो है वो शुरू हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को जरा समझते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं बीजेपी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा अटल जी आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि पहली एक ऐसी पार्टी जिसने अपने टिकटों का ऐलान सबसे ज़्यादा सीटों पर कर दिया है, लेकिन जैसे ही ऐलान किया उसके बाद से ही लगातार विरोध दिखाई दे रहा है। क्या यह स्थायी विरोध है या मना लिया जाएगा, क्या नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि कार्यकर्ता जो पैनल होता है वो 2-3 लोगों का होता है, वो काफी जो स्ट्रांगली काम कर रहे होते हैं, तो वो तात्कालिक भावनात्मक रिएक्शन होता है ज्यादातर। उसमें तो तात्कालिक भावनात्मक परिस्थितियों के कारण वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उन्हें समझा लिया जाता है, अंत में आकर के वो हमारी बात को मान ही लेते हैं। देखिए, वैचारिक रूप से जो हमारे साथ है, जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के चल रहे हैं और हिंदुत्व संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को, तो ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा बगावत जैसी स्थिति में नहीं आएंगे। और वो हम लोग क्योंकि देखिए बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों के एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, तो वो एक बार भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 समझ जाते हैं। और देखिए, हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, आज टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ, उन्हें संगठन में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई अच्छी जगह लिया जाएगा। और उन्हें भी पता है ये बात कि बहुत सारे बोर्ड है, आयोग है, बहुत सारी कहीं ना कहीं बढ़िया निष्ठावान कार्यकर्ता का उपयोग किया ही जाएगा। तो ये जो विरोध अभी उठ रहा है, क्या ये शांत हो जाएगा? आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि किसी बोर्ड में या कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, एक और बात कि मैं किसी शुभेंदु जी किसी एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता डिसिप्लिनरी है, निष्ठा के साथ हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, कभी बाद में मिल गया, कभी कहीं और अच्छे दायित्व पे पहुंच गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होता है, ये बात सभी कार्यकर्ताओं को पता है। तो हमारा जो सोचना लेकिन ठीक है, वो सभी कार्यकर्ताओं को बात पता है, लेकिन टिकट ना मिलने की जो टीस है वो दिखाई दे रही है ना। देखिए, थोड़ा मैं ये बोल रहा हूँ ना, तात्कालिक भावनात्मक रिएक्शन है। जिसको आप टीज बता रहे हो, तात्कालिक भावनात्मक रिएक्शन, और इसी के चक्कर में तो वो इंडिपेंडेंट उतर के मैदान में, आपको तो नुकसान हो जाएगा। देखिए, मेरा जहां तक सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ना कैसे उन सबसे बात करेगी और वो भी समझ जाएगी। चलिए ठीक है, मैं अनुश्री जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। अनुश्री जी, अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अभी आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होती है, अंदर बैठक चल रही है, बाहर खूब वहाँ पर हंगामा हो रहा है। बीच में भी अब जब एंकरिंग कर रहे थे तब बात बोली थी, तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हालांकि पार्टी में अभी टिकट वितरण नहीं हुआ है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, इसे बगावत कैसे कहेंगे? अभी जब तक टिकट डिक्लेरेशन नहीं हुए तो शक्ति प्रदर्शन करना हर जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका अधिकार है, कर सकते हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आप विरोध देख रहे हैं, मैं इनके चाहे 10 महीने के कार्यकाल की बात ले लूं, चाहे इनका परिवारवाद ले ले, अभी तो ये परिवारवाद से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री ले ले, आरसी अध्यक्ष ले ले, कानून मंत्री ले ले, अभी टिकट वितरण में देख ले इन्होंने दौसा विधानसभा, सलूम्बर विधानसभा में क्या किया है। तो इनके यहाँ चाहे पार्टी स्तर को देख ले, चाहे जनता के स्तर पर देख ले, कहीं लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। अहंकार इनको जरूरत से ज्यादा है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि हिंदू संस्कृति को बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे आप हिंदू संस्कृति को बढ़ाइए, लेकिन आप जनता के बीच रह के काम कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है,
आप इस तरीके से आप अभी टिप्पणी कर रहे हैं, कीजिए। भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, लेकिन आप इसके लिए, जनता के लिए जिन मुद्दों को लेकर आए थे, आप सरकारी नौकरी के मुद्दों को लेकर आए थे, आज पोर्टल उठा के देखेंगे 4 महीने से तो पेंशन नहीं मिली है। समाज कल्याण के पोर्टल की आप बात करेंगे, जिस तरीके से हिंसाएं हो रही है, कोटा की हिंसा की बात ले ले, या फिर चौमू में जिस तरीके से जो मर्डर हुआ था मैगी खिलाने के बाद, तो इस तरीके के जो विवाद आते हैं और मुख्यमंत्री नहीं, भ्रमण मैं इतना सा जान रहा हूँ अनुश्री जी कि अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ, और जब टिकट का ऐलान हो जाएगा बीजेपी में क्या हो रहा है वो तो आपके सामने है ही, आप जिसके बारे में कह ही रही हैं, लेकिन कांग्रेस में स्थिति क्या सहज रहेगी? मुश्किल नहीं हो जाएगी हालात? अभी जो आप कह रहे हैं कि ये तो अधिकार है, अपनी बात रख सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, जब बाद में ये प्रदर्शन उग्र हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल शुभेंदु जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में सबको स्वतंत्र रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार है। टिकट वितरण अभी तक हुए नहीं है। हमने प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर पे हमने नाम कुछ पैनलाइज भी किए हैं, और अभी चर्चाएं चल रही है कि देखिए हर क्षेत्र विशेष की अलग समस्याएं होती है, अलग निराकरण होते हैं, तो उस स्तर पे किसको टिकट देना चाहना चाहिए और किसको नहीं देना चाहना चाहिए, ये आलाकमान का निर्णय है। लेकिन इस स्तर पे इसको बगावत नहीं कहा जाएगा, ये शक्ति प्रदर्शन है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये शक्ति प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखा गया था। गठबंधन की सीट पर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तक कह गया था कि भाई कैंडिडेट पीछे उतर आ जाएं, लेकिन वो उन्होंने नॉमिनेशन जो है वापस नहीं लिया था। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितना अंधकार में थी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो सीट आई है। अब चाहे आप बाई इलेक्शन की बात ले ले, बाई इलेक्शन नहीं कहेंगे उसको, जब नहीं, मैं उस परिणाम पर नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ टिकट के ऐलान को लेकर के, आप जो कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन और अधिकार है, तो उसी अधिकार को लेकर के मैं सिर्फ बात कर रहा था कि कार्यकर्ताओं के पास कितना अधिकार है, कि उनको आलाकमान भी कह गया था कि भाई आपको नॉमिनेशन फाइल नहीं करना है, आपको अब सरेंडर कर देना है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट खड़ा रहता है और आपकी जो गठबंधन की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसी अधिकार की बात कर रहा था मैं इसमें। लेकिन मैं हेमंत जी को जोड़ लेता हूं। हेमंत सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो दल हैं, अब अभी तो एक पार्टी के बीजेपी के तो जो कैंडिडेट्स हैं 6 सीटों पर, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं, तो वहाँ पर तो खुल करके दिखाई भी दे रहा है, हालांकि उस लिहाज से नहीं है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ यानी कि मेन इसमें कांग्रेस है, ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद लग रहा है कि जो भी कह रहे हैं कि ताकत दिखानी चाहिए तो अच्छी बात है, शक्ति प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, तो बाद में कहीं बदलाव आ जाएगा। देखिए शुभेंदु जी, अब बगावत दोनों ही पार्टियों में कॉमन फैक्टर बन चुका है। हालांकि नरेंद्र मीणा जो सलूम्बर से प्रत्याशी ताल ठोक रहे थे, वो अब आज सीएम से मिले और सीएम से उनके गिले शिकवे दूर हो गए और उन्होंने कहा कि मैं पूरी दमखम से बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी की अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी। लेकिन हम कह सकते हैं कि मैं दबाव तो रहेगा, क्योंकि देखिए रामगढ़ सीट पर जिन सुखवंत सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वो चूंकि 2023 में बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन उनको चूंकि 74,000 मत मिले, तो पार्टी ने इस बार अपनी बीजेपी ने रणनीति चेंज की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। हमने परिवारवाद को भी उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने बागी प्रत्याशी को भी इन्होंने पार्टी का टिकट दिया। उसी तरह से झुंझुनू में राजेंद्र भांबू को 42,000 वोट मिले, चूंकि वो 2023 में बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। तो लेकिन अब झुंझुनू में बबलू चौधरी की बात करें या यहाँ पर जे आहूजाओ की बात करें रामगढ़ में, मुझे लगता है कि पार्टी के पास से ऊपर से नीचे तक एक अनुशासन है, अनुशासन का डंडा है। क्योंकि एक सांस्कृतिक पार्टी है, तो मुझे लगता है वो मना लेगी। अब कितने लोग बागी होकर चुनाव लड़ेंगे ये बात अलग है, लेकिन एक बात तो साफ है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी बागी होकर चुनाव लड़ने के बाद पार्टी दोबारा से निष्कासन रद्द कर देती है, उससे भी ये प्रवृत्ति बढ़ी है। क्योंकि 2023 में सुखवंत सिंह ने और राजेंद्र भाबू ने बागी होकर चुनाव लड़ा। मैं वही कहने जा रहा था कि अभी जो 6 सीटों पर फाइनल किया, 2 तो बागी हैं। हाँ, दोनों को लोकसभा चुनाव में पार्टी ने वापस ले लिया। तो अब ये एक टेंडेंसी बढ़ गई है कि हम बागी होकर चुनाव लड़े, जीतते हैं तो पार्टी के साथ। हाँ ठीक है, नंबर गेम में सहायता कर देंगे, नहीं हुई बात तो आगे तो जो है वो अपना इंडिपेंडेंट तो लड़ ही रहे हैं। हाँ, पड़ गई है। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात और स्पष्ट है कि उपचुनावों में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा है। मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 16 उपचुनाव हुए, 8 उपचुनाव वसुंधरा राजे के शासनकाल में हुए और 8 उपचुनाव
अशोक गहलोत के शासनकाल में हुए। उनमें से 12 सीट कांग्रेस को मिली, 3 सीट बीजेपी को मिली और 1 सीट बीजेपी के सहयोग से आरएलपी को मिली। यानी जब कांग्रेस विपक्ष में रही तो भी उपचुनाव में जीती और सत्ता पक्ष में रही तो भी वो उपचुनाव में जीती। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने शायद, कांग्रेस ने शायद ऐसा लगता है कि प्रदर्शन उनका कमजोर रहेगा और बीजेपी शायद उपचुनावों में इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की राजनीति से दूर हो गए हैं। आरएलपी ने भी गठबंधन करने से इनकार किया है और चूंकि बाप पार्टी ने तो 2 प्रत्याशी अपने उतार दिए और आज गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि हमारे सामने उधर से कोई प्रस्ताव नहीं है गठबंधन का, तो गठबंधन का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। मैं इस पर वापस लौटता हूं सर, मैं इस पर जरा वापस लौटता हूं। गठबंधन वाले मसले पर जरा एक बार फिर से बात करेंगे हम। मैं इसमें लेकिन रमेश ठाकुर जी को जोड़ देता हूं। रमेश जी, अब ये जो टिकट का ऐलान होना है, कांग्रेस पार्टी अभी बची हुई है, सीटों पर ऐलान होना है और उम्मीद यही है कि जल्द से हो जाएगा। आज देर रात तक या कल तक क्लियर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन लॉबिंग करना ये, अच्छा, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार कभी हो भी नहीं रहा है, पहले भी होता रहा है। लेकिन अब जो है, जैसा कि बता भी रहे थे इसमें हेमंत सर, कि कैंडिडेट्स के सामने, नेताओं के सामने खुला ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट उतर जाइए, जीत गए तो बल्ले बल्ले है, नहीं भी जीते तो आप तो अपना राजनीति कर ही रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर आपको उतनी तवज्जो मिली नहीं थी। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया क्या? और नेताओं के मन में एक भाव है, इसलिए वो अलग होकर के जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। देखिए शुभेंदु जी, एक चीज को बहुत सही से हमें समझना पड़ेगा, वो ये है, चाहे राष्ट्रीय पार्टियों हो या फिर जिला स्तरीय पार्टी हो या कोई छोटा मोटा भी दल हो, कागजों में उनका बहुत सारे नियम कानून होते हैं, अनुशासन भी होता है, उनके संविधान भी होते हैं। लेकिन जब वाई इलेक्शन जब चुनाव होते हैं ना, उसमें सारे कानून ध्वस्त हो जाते हैं। यदा कदा हमने देख भी रहे हैं। अभी गोयल साहब कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का पीछे लगभग 1-1.5 दशक से जो वाई इलेक्शन लड़ने का जो अनुभव रहा, उनका थोड़ा खट्टा मीठा रहा है। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब जब विधानसभा का चुनाव अभी जब संपन्न हुआ था राजस्थान में, उसके बाद में एक सीट जिसपे सरदार जी ने चुनाव लड़के हार के और पूरी भारतीय जनता पार्टी की थूथू करवा दी थी, उपहास उड़वा दिया था, हंसी के पात्र बन गए थे। श्रीकरणपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे तो उनको मंत्री भी बना दिया गया था, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई। ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका लंबे समय से चलता आया है। राजस्थान के परिवेश की अगर बात करें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा डरी हुई है, ज्यादा आश्वासित नहीं है कि हम लोग जीत ही जाएंगे सातों को सातों सीटें, क्योंकि उनकी जो गुटबाजी है बिल्कुल चरम पे आ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत ये रहती है कि इस तरह की जो अंदरकाने जो घर में जो चीजें होती है वो बाहर नहीं निकलने देते हैं। कभी कभार आप देखिएगा कि अगर कोई राज्य स्तर पे कोई चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है या फिर कोई पंचायत के चुनाव होता है, तो जिला स्तर पे या फिर प्रदेश स्तर पे उसको संभाल लिया जाता है, उसको सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। लेकिन इस बार आप देखो सब दिल्ली तक पहुंच रहा है, प्रदेश स्तर तक कोई बात नहीं सिमट रही है, यहाँ दिल्ली तक बात आ गई है। अब वाई इलेक्शन का एक लड़ने का सभी पार्टियों का कभी एक इतिहास होता था। ये माना जाता था कि चलो भाई, पिछले चुनाव में जो हार गया है, जिनकी नंबर अच्छे थे, वोटिंग अच्छी हुई थी उनके पक्ष में, उनको टिकट दे दो, या फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई रहा था तो उनको दे दो। लेकिन अब क्या है, अब तो जूतम पैजार वाली स्थिति आ जाती है। अब ये कहा जाता अगर कोई सांसद भी बन जाता, जबकि इन सभी सीटों पे ये होता है कि भाई जो विधायक थे वो सांसद बन गए, अब वो लॉबी क्या कर रहे हैं कि हमारे या फिर पत्नी को दे दो या हमारे घर के किसी को बंदे को दे दो। तो ये तरीके की चीजें हो रही है। इसको समेटना सभी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ गया है। दिल्ली में मैंने कल देखा था, यहाँ पे कांग्रेस के 7 सीटों पे एक जगह से 2-2, 3-3 अर्जियां आई हुई हैं, और जबकि टाइम बिल्कुल नहीं है। 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, आज 21 तारीख है और 13 तारीख को वोटिंग होनी है। मुश्किल से 21-22 दिन रह गए। अब चुनौती बनी हुई है सबके आला कमाल के सामने कि इनको किस तरीके से मैनेज करा जाए। क्योंकि अगर मैनेज नहीं हुआ, अगर इन 2-3 दिन में अगर चीजें नहीं समझ जाती तो इसका मैसेज जनता में गलत जाएगा। और वैसे भी आपको पता है बाई इलेक्शन में जो जनता होती है ज्यादा रुचि नहीं लेती है, वोटिंग भी कमी होती है, और अगर 40 से 50
तक भी अगर फीसदी अगर वोटिंग हो जाए तो बहुत गनीमत कही जाती है। और राजस्थान में तो आपने देखा लोकसभा में और विधानसभा में वो वोटिंग उतनी नहीं हो पाई जितनी उम्मीद लगाए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ था। लेकिन इस बार की जो स्थितियां मुझे लग रहा बहुत ठीक है, बदली हुई हैं इस बार की भारतीय जनता परिस्थितियां पार्टी के बदली लिए भी, हुई हैं, कांग्रेस के लिए भी। बदली हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं जरा जल्दी से एक अनुश्री जी से एक रिएक्शन लेता हूं। अनुश्री जी, क्या हुआ गठबंधन के जो सहयोगी जिन्होंने लोकसभा में साथ दिया, विधानसभा आते आते ऐसा क्या हो गया कि वो अब साथ नहीं खड़े हैं, अलग अलग लड़ना पड़ रहा है चुनाव? शुभेंदु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने आपके चैनल पे हमारे माननीय अध्यक्ष जी की भी बाइट चलाई थी, उनके भी यही स्वर थे और मैं भी उसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि अभी तक कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। हालांकि हमें आलाकमान से अभी कोई निर्देश नहीं आया, वो निर्देश कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो ये आलाकमान शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जैसा कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी हमारा अलायंस था। तो अभी ये चीजें तो सारी आलाकमान के निर्देश पे तय है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है 7 की 7 सीटों। नहीं तो बीएपी से तो 2 सीटों पर तो बीएपी ने उतार दिया, अब कहाँ आरएलपी के साथ कहीं संभावना आपको दिखाई दे रही है, या बाकी हिस्सों में 7 सीटों पर अलग अलग जगहों पर कुछ गठबंधन करेंगे? शुभेंदु जी, बीएपी ने उतार दिया, इसी बात का मैंने आपको जवाब दिया है हाँ। कि अभी तक हमें शीर्ष नेतृत्व से तो ऐसे कोई आदेश मिले नहीं है कि हमें गठबंधन करना है कि नहीं करना। हालांकि हमारा लोकसभा इलेक्शन में बिल्कुल अलायंस रहा है। हाँ। तो अब जैसे ही आलाकमान के निर्णय आएंगे, कांग्रेस के टिकट वितरण होंगे, तो उस अकॉर्डिंगली तय होगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना ठीक है, हेमंत सर को मैं जरा जोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अटल जी आपके पास आता हूँ। हेमंत जी, यही स्थिति लोकसभा में भी थी ना, गठबंधन को लेकर के असमंजस था, आखिर समय तक गठबंधन तय नहीं हो पाया था और आखिर में गठबंधन तय हुआ, तब तक नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स भी फाइनल कर लिए थे और यही कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए, नागौर सीट की हम बात करें तो नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनावों में, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा एंड टाइम तक भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया जाए। वो अशोक गहलोत की जिद पर वो गठबंधन हुआ था, क्योंकि उनको वैभव गहलोत के लिए वोट चाहिए थे जालौर सिरोही में। तो लेकिन इस बार चूंकि देखिए, जैसे ही आरएलपी के और पार्टी के सांसद बने राजस्थान से इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव होकर, तो जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग दिल्ली में हुई तो दोनों ही पार्टियों को उसमें मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया। और तभी से इन दोनों पार्टियों को मैं तल्खी थी इस बात को लेकर कि इन्होंने हमारे साथ चुनाव तो जीता, लेकिन हमको वो उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। क्या पब्लिक डोमेन में खुल करके कई बार कहते भी रहे हैं। बिल्कुल। तो अब चूंकि एक दूसरी वजह ये भी थी कि कांग्रेस को इन्होंने अपना आंख दिखाना शुरू किया। बाप पार्टी का कहना था कि हमें 3 सीट चाहिए, जिसमें देवली ओनियारा है, सलूम्बर है और 84 सीट है। आरएलपी कह रही थी कि साहब हमको खींवसर के साथ देवली ओनियारा भी चाहिए। तो जिस तरह से वो इनसे सीट शेयरिंग चाह रहे थे, उस पर भी शायद कांग्रेस राजी नहीं थी। तो लगता है कि इस बार कांग्रेस को खामेजा उठाना पड़ेगा। सवाल ये कि क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर है कि बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्या? हाँ, नहीं लड़ पा रही है। और अगर वो लड़ती है बिना गठबंधन के चुनाव, तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को होगा। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कहते हैं कि साहब हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दैवीय आशीर्वाद हमको प्राप्त है, तो वो दैवीय आशीर्वाद मुझे लगता है कि उपचुनावों में भी बीजेपी को मिल जाएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। ठीक है, अनुश्री जी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं आऊंगा, लेकिन अटल जी को जोड़ लेता हूँ। अटल जी, एक चीज बताइए, अगर ये अकेले सब लड़ रहे हैं तो उसमें बेनिफिट आपको तो ज्यादा मिलेगा, फिर एक साथ लड़ेंगे तो नुकसान तो आपका ही है। शुभेंदु जी, देखिए, बेसिकली आपको जरा सा बात समझने पड़ेगी कि ये गठबंधन करते क्यों है। एक होता है गठबंधन वैचारिक और एक होता है निज हित के लिए। तो इनका गठबंधन इतना निज हित के लिए है कि ये बोलते हैं लोकसभा में तो हमारा अलग पैटर्न था और राज्य के अंदर अलग होगा, और मानते कोई है नहीं। पहले आप स्टेट और इनका सेंटर का भी देखिए, आप एक दूसरे के साथ इनका शुरू से रहा है। राजस्थान में सेंटर और स्टेट की बनी भी नहीं। आप सब जानते हैं पिछली सरकारों में क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। अभी भी यही हो रहा है कि इन्होंने आप देखिए, बाप ने 2 प्रत्याशी उतार दिए, ये कह रहे कि हम 7 पे लड़ेंगे और फिर भी सेंटर आला कमान का वेट करेंगे। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या अब मान लीजिए कि सेंटर कहता है कि साहब अलायंस करें, तो ये क्या मान जाएंगे? क्या बाप वाले कैंडिडेट है जो कांग्रेस से जिन 2 सीटों पर, वो भी उतारेंगे, कांग्रेस भी उतारेगी और वो भी उतारेंगे। तो ये सारा इनका गड़बड़ झाला है, वो चलने वाला नहीं है। लोगों ने देखा है, निज हित चलेगा नहीं। दूसरी बात देखिए, आप हमसे कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जीत हार
उसको तो आप छोड़ दीजिए, जीत हार का हमारे बात ही नहीं। हमारी एक बात है कि क्या हमारा विचार आगे बढ़ रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा विचार आगे बढ़ रहा है। ये भले अकेले लड़े दुकेले बढ़े, देखिए एनालिटिकली हमने जो हम कर सकते थे वो सब हमने बूथ से लेकर के और आगे तक किया स्ट्रेंथन करने के लिए। और उसके बाद हमने लोगों 6 टिकट पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। हमने वेट नहीं किया, कोई गठबंधन किसी तरह की कोई बात नहीं। ये हमारे कैंडिडेट है और ये गठबंधन करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना सर। व्यक्ति है, कौन नहीं था? अगर हम चाहते तो किसके साथ नहीं कर सकते थे? बताइए किसके साथ करते हैं हमें समझौता। मैं बोल रहा हूं कि हम सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली विचारधारा के साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो विचारधारा के साथ हम समझौता नहीं करते, ये हमारी परंपरा है और हम इस पे कायम हैं। ठीक है। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अनुश्री जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए। बिंदु जी, मैं पहली चीज तो ये कहना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। अभी इन्होंने, मेरे भाई ने ऐसी बात बोली कि हम चाहते तो किसके साथ नहीं कर सकते थे। इसी का खामियाजा इनको श्रीकरणपुर में भी भुगतना पड़ा था, जब इन्होंने चुनाव होने से पहले मंत्री बना दिया था। दूसरी बात, मैं अभी हेमंत सर कुछ बात कह रहे थे कि टिकट, मैं एक बात बता दूं, टिकट वितरण में अगर टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और गठबंधन भी पूरा विषय नहीं है। राजस्थान में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी के सुशासन को जनता बहुत अच्छे तरीके से जीत के काम करोगे तो गठबंधन जैसी कोई इनको अभी भी इनको अहंकार से पर्दा उठाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, किस बात का अहंकार? हमें किस बात का अहंकार है? हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जो चलेगा उसके साथ हम तैयार हैं। इनके कोई भी आदमी निकलता है वो 6 महीने में। अच्छा अनुश्री जी, एक चीज बताइए, अगर आप 7 सीटों पर मजबूत हैं और आपकी ग्राउंड रियलिटी यही कह रही है, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो गठबंधन करने की जरूरत क्या है फिर? क्यों कमजोर होंगे और क्यों किसी से गठबंधन करेंगे? शुभेंदु जी, यही बात कह रही हूँ कि हमारे पार्टी स्तर के निर्णय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलिए, शीर्ष नेतृत्व का इस पर फैसला होना भी बाकी है। इस पर आगे वही निर्णय करेंगे और क्या निर्णय होता है ये जल्दी सामने आ जाएगा। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन बगावत के जो बिगुल हैं वो फिलहाल यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। आवाज़ बहुत तेजी से सुनाई दे रही है, लेकिन क्या इस बगावत को थामा जा सकता है, रोका जा सकता है, इसी पर सबकी नजर है। रुक ले एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।